हुए वीडियो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और 140 की आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जिस किसी से भी नहीं आते हैं वो आज ध्यान से यहाँ देखें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से देखेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, ये 0 है। फिर 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10। फिर देखेंगे 5 से, 5 7 35। फिर देखेंगे 7 से, तो 7 एकम 7। अब देखेंगे अपन निकल के क्या है, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। तो देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, और 5 1 बार है, और 7 भी कितनी बार है, 7 भी सिर्फ 1 बार है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनको आप नोट कर लें और यही अपने पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दूसरे का देखेंगे अपन। दूसरे में दिया गया 156। देखेंगे इसको, ये 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से देखेंगे, 2 3 6 बचेगा, एक यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 2 इनाम के 18, ठीक है। 2 7 14, 2 8 16। फिर देखेंगे 3 से 3 एकम 3, 3 3 का 9। फिर देखेंगे 13 से 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे, 2 × 2 × 3 तो 13, 2 × 2 × 3। फिर से वही 2 पर 2 की घात × 3 × 13। इसको भी आप एक बार देख लें, ये इसकी गुणनखंड हो जाएंगी, ठीक है। और एक बार मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें अपन देखेंगे विभाज्यता के नियम, जितने भी विभाज्यता के नियम है अपन उसमें वो डिस्कस कर लेंगे कि देखेंगे अपन बड़ी संख्या में किस प्रकार से देखना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो आपको सुविधा हो जाती है। जैसे मान के चलिए ये देखिए 38 2 5, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसमें अपन 2 का भाग देके देखेंगे 3 का, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अपन क्या करते हैं, विभाज्यता के नियम होते हैं। जैसे 3 का नियम होता है कि इनके अंकों को जोड़ लें अपन, और अगर उनमें 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 3 7 के 21, और यहाँ पर फिर 3 5 15। अब फिर से 3 से जाएगा एक बार, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 8 के 40, 55 25, यहाँ पर 2 बचेगा 55। फिर 5 से देखते हैं, 5 एकम 5 बचेगा, 3 5 7 35, और फिर 17 से जाएगा एक बार। तो इसके गुणनखंड निकल के कहा है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इस 3 पर 2 की घात, 5 पर भी 2 की घात × 17, ये इसके गुणनखंड होगा। इसको आप नोट कर लें। ये अपना 505 हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन पहले 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। ये आपको संख्या याद रखनी है, ये 3 अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनती है। पहले इसमें देखेंगे 7 का, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 7 चौको 28 बचेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 है, 7 3 21। अब इसमें देखेंगे अपन 13 से, 13 एकम 13 बचेगा 1, 13 एकम 13। फिर 11 से देखेंगे, 11 एकम 11। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 5 7 13 11, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, यही इसका आंसर होगा। इसके क्या होंगे, पहले अपन ने 5 से दिया तो 1001 आया, फिर 7 से दिया 143, फिर 13 से दिया 11, 11 से दिया ये, तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड होने वाले हैं। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा स्पीड में करना होगा, और आप इसको देख लें, पुश करके भी देख सकते हैं आप, रिकॉर्डेड वीडियो है। कौन सा लाइव चल रहा है? 74 29। अब इसमें देखेंगे किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा। तो इसमें अपन को देखना है
2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जाएगा। इसमें देखेंगे डायरेक्ट 15, इसमें देखेंगे 17 से एक बार ट्राई करते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीजे 51, 17 × 51, ठीक है। 17 × 51, यहाँ पर है 74। तो कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा? जब अपन 74 में से 51 माइनस करेंगे तो बचने वाला है 74 में से 51 जब अपन घटाएंगे तो 4 और 2 24 शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 242। अब इसमें 17 का जब अपन देंगे तो 17 एकम 17, जब इसमें 24 शेषफल बच रहा है। अरे यार देखिए 17 चौके 68, 17 चौके कितना होता है 68। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 62। तो 17 × 51 बचेगा, 17 × 51 बचेगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 119। 17 × 51, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 51। देखिए कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है ये, ठीक है। 17 × 30 में अपन 17 से भाग देंगे, 17 चौके 68 बचेगा 6 शेषफल। जब 6 शेषफल आ जाएगा तो 17 × 30 51 बचेगा 11 और 17 सत्ते 119। अब अपन इसमें 19 से देखेंगे, 19 दूनी 48 बचेगा 5 57। तो 19 × 3 = 57, 23 एकम 23। देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं से इसमें भाग गया है, 17 19 23। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या होने वाले हैं, वो 23 होने वाले हैं। यहाँ पर मैं 17 × 3 51 कर रहा था तो थोड़ा फंस गया था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होते हैं। ये बोल रहे हैं कि दो संख्याएं आपको दी गई हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है अपन को। फिर एक जांच करनी है, एक जांच करनी है कि दोनों संख्याओं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होगा कि नहीं, ये अपन को जांच करनी है। तो भाई साहब अपन जांच कर देंगे, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सूत्र ही होता है, एक सूत्र है, इसको आप नोट कर लें। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। इनमें से आपको 3 दे देगा और 1 पूछ लेगा, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं पहली बार 26 और 51, 26 और 51, ये अपन को दो संख्या दी गई हैं। इनका अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, इनका अपन को सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक ही तरीके से एलसीएम भी निकाल के बता देता हूँ और एक ही तरीके से एचसीएफ भी निकाल के बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसमें 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 7 के 91, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7। तो देखिए जब एचसीएफ का अपन फुल फॉर्म देखते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर जो दोनों को विभाजित कर दे वही कॉमन फैक्टर होता है और वही अपना एचसीएफ होता है। तो 13 ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा था और इसमें भी जा रहा था, तो अपना एचसीएफ तो कितना बन गया, 13 बन गया। और एलसीएम अपन इन सभी की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 13 × 2 × 7, 7 दूनी 14, तो 14 गुणित 13 कर देंगे। जब 14 × 42, साथ में आएंगी 2, 14 × 42, साथ में आएंगी, लिखेंगे 2, हासिल आएगी 4, 14 एकम 14, 15 16 17 18, 182। तो 182 क्या आने वाला है, 182 इसका एलसीएम आने वाला है। 182 क्या आने वाला है, 182 इसका एलसीएम आने वाला है, ठीक है। अपन चलिए अपन सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर अपन इसकी जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन दोनों संख्या लिखेंगे जिसमें 26 गुणित 51 है और बराबर में एचसीएफ एलसीएम लिखेंगे जो 13 गुणित 182 है। चलिए तो सीधे सीधे गुणा करते हैं, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, 9 9 पौना 45, 9 × 6 = 54 की 4, हाथ में आएंगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो 6 6 3 2। ये आपको कट रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसने अपन ने गुणा किया है, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट 23 66।
तो इनका जो गुणा आया है वो कितना आया है, 2366 आया है। अब देखेंगे 13 दूनी 26, 26 की 6 हाथ में आए 2, 13 अट्ठे 104, 104 106 हाथ में आएंगी 10, 13 एकम 13 10 और 23। तो ये अपन ने जांच भी कर दी कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अपना पहला सवाल था जिसको अपन ने हल कर दिया है। इसको आप साफ कर लें, इसको आप लिख लें, कुछ का कुछ बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको आप लिख लें, मैं फिर साफ कर देता हूँ। चलिए अब सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें आपको 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एक बात और, इनके अलग अलग भी लेकर कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल हो, आप जो भी आपको ठीक लगे आप इनका अलग अलग लेकर भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक ही में करके बता रहा हूँ। पहले 2 से जब देंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, देखिए मैं गुणा भी कितनी लंबी विधि से कर रहा हूँ। ठीक है, 2 चौके 8 और 1 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 46। ठीक है, अब इसमें नहीं जा रहा है, अब इसमें नहीं जा रहा है किसी का भी, ऐसी संख्या अपन को नहीं मिल रही है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो अपन देखेंगे 5 से, अपन किससे देखेंगे 5 से, 55 25 5 एकम 5 46 इनका तय। फिर अपन देखेंगे 3 से, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अब इन दोनों को विभाजित कर दे। चलिए यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 46 जैसे का कैसा, फिर 17 से देखेंगे 17 एकम 17 46 जैसे का तैसा, फिर 46 से ही देख लो डायरेक्ट, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, इनका जो एचसीएफ है वो 2 निकल के आया है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, इनका जो एचसीएफ है वो 2 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है और एलसीएम बहुत ज्यादा आ रहा है, एलसीएम बहुत ज्यादा आने वाला है और एचसीएफ इनका 2 आ रहा है। तो अपन पहले एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 और एलसीएम, एलसीएम क्या होने वाला है देखेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यहाँ पर ये तो 30 हो गया, इंटू 17 इंटू 46, यही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखेंगे 17 3 क्या 510 इंटू 46। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अपन 6 से देखेंगे 0 6 6 पंचे 30, यही आएगा 60 30। 4 से देखेंगे 4 पंचा 20, तब इसको अपन हल करेंगे तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो 23460, कितना 23460, इसका जो एचसीएफ है वो 23460 निकल के आ गया। ठीक है, अब जांच करनी है, जांच कर लेंगे। तो पहली संख्या अब यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच करनी है तो 510 गुणित 92, 510 गुणित 92 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणित 23460, 2 गुणित 23460। चलिए इसको अपन हल कर लेते हैं। 0 2 10 9 45, 0 2 9 6 4, अपन इसको गुणा करके अपन ने देखा तो इतना आ गया। अब इसको देखेंगे 2 0 0, 2 चौक 12 की 2 हाथ में है, 1 2 चौके 8 थे, 9 2 3 6 2 एकम 2 दूनी 4। ये देखिए, तो ये भी अपन ने सिद्ध कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सवाल सा कर रहा हूं, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े गुणा कर रहा हूं, इनको थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूं ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट भी गुणा कर सकता था, पर ये मैं हाथ से लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बस इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आ सके। ठीक है, और आपको भी इसी प्रकार से करना है। डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, लेकिन मैं एक एक विधि देखी, मैं 2 से क्या डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकता, यहाँ दिखा रहा हूं 23 दूनी 46 920 आ जाता, लेकिन मैंने देखी 0 फिर 6 फिर 4 यहाँ से लेके सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आ सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा आप देखेंगे, इसमें
इसमें दिया गया है 336 और 54, 336 और 54। तो पहले अपन 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यहाँ पर एक शेषफल है तो 13 हो गए, फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 27। ठीक है, अब देखेंगे 3 से जा रहा, 3 5 15, 1 बचा 3 6 18, 3 नाम के 27। अब किससे जा रहा है? अब मुझे नहीं लगता किसी से जा रहा। अब 3 से देखेंगे, नहीं जाएगा, 3 का 9 56, 3 एकम 3। ठीक है, इसको डायरेक्ट 56 ही कर दें। अपन को तो एलसीएम निकालने से मतलब कैसा भी निकालिए आप। ठीक है, डायरेक्ट 56। तो देखिए 2 एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं अपन। ये 2 को देखेंगे, इसमें भी गया था, इसमें 3 का, इसमें तो इसका जो एचसीएफ है वो 2 × 3, 2 × 3 यानी इसका जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आ गया? इसका जो एचसीएफ है वो 6 निकल के आ गया। अब देखेंगे इनका एलसीएम, तो देखेंगे 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो इसका जो एचसीएफ है वो 54 × 56 होने वाला है। तो देखेंगे 4 6 24, 24 की 4 हाथ में आई, 2 4 5 20 और 2 22, 20 और 2 22, 5 6 का 30, हाथ में आएंगी कितनी? 3, 5 25 और 3 28, 4 2 10, 2 और 1 3, 30 24, कितना आ गया? 30 24। तो अपन को डायरेक्ट लिख देना है, कितना आ गया? 30 24। अपन को क्या करना है? अब अपन को जांच करनी है। अब अपन को क्या करनी है? हम इसकी अपन को जांच करनी है। तो जांच करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे? जांच करने के लिए अपन यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, नहीं यहाँ पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए, तो पहली संख्या कितनी थी? 336 इंटू 54, और एलसीएम कितना है? एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 30 24। चलिए, तो इनकी गुणा करते हैं। ठीक है, इनकी गुणा करते हैं। 24 की 4 हाथ में आएंगी 2, 4 3 12, 2 14, 14 की 4 हाथ में आएंगी 1, 4 3 12 और 1 13, 5 छक्का 30 हाथ में आएंगी 3, 5 3 15 और 3 18, 18 की 8 हाथ में आएंगी 1, 5 3 15, 15 और 1 16। जब इसको अपन जोड़ेंगे 1 4 4 8 और 3 11 की 1 हाथ में आएंगे 6 और 1 7 और 1 8 1। आपको ये दिख रहा है? मैं भी देख लेता हूँ। 6 दूनी 12, 2 14 की 4 हाथ में 1। ठीक है, ठीक है, 4 6 24 हाथ में आएंगे 2, 4 दूनी 6 दूनी 12, 2 14, 14 की 4 हाथ में आएंगे 1 और 6 3 18। लीजिए, तो ये अपना भी, ये भी अपन ने सिद्ध कर दिया। कट तो नहीं कट रहा है, साफ कर रहा हूँ। इसके बाद अपना था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 था, इसमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि वाली विधि, इसको अपन देखेंगे। अपन ने अभी तक जो इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे उनको एक ही बार में अपन ने हल कर लिया था। ऐसे अपन ने क्या कर लिया था? हल कर लिया था। लेकिन अब अपन इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के हल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले 12 का देखेंगे। 12 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 2 और 3 होंगे। ठीक है, जो 15 के गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 इंटू, यहाँ सॉरी गुणा लगना है यार। ठीक है, 3 इंटू 5। और जो अपना 21 का होगा, 21 का कितना होगा? 3 इंटू 7। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर एचसीएफ लिखना है और एक जगह एलसीएम लिखना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि जो एचसीएफ तीनों में कॉमन है वही अपना क्या है? एचसीएफ होने वाला है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या देखना है? जो बड़ी घात है। ठीक है, जो बड़ी घात है तो 2 की 2 और 3 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे और 7 भी ले लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60,
60 गुणे 7, तो 742, फिर 420 अपना क्या आ जाएगा, ये अपना एलसीएम होने वाला है। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो अपन इसको साफ करने वाले हैं। यही आपका एलसीएम है। अपन ने पहले इनके आवाज गुणनखंड निकाले, किसके 12, 15 और 21 के अपन ने आवाज गुणनखंड निकाले। फिर उसमें देखना है जो बड़ी घात है वो ले लेनी है, और जो तीनों में कॉमन है एक सी घात है वो एचसीएफ में लेनी है, और एलसीएम में बड़ी बड़ी घात है ले लेनी है। ठीक है, अब अपन को देखेंगे तीसरे का जो दूसरा है, इसमें बोला गया है 17, 23 और 29। तो आप जैसा कि जानते हैं ये तीनों कैसी संख्या हैं, ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य। तो जब भी आपको अभाज्य संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसी वो हमेशा कितना होगा, हमेशा 1 होने वाला है। और जो एलसीएम होगा वो इन तीनों का मल्टीपल होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो पहले अपन इतने को सॉल्व कर ले। 17 3 क्या उनके एक हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 5 39 और 5 39। फिर इसमें देखेंगे 29 से देखेंगे 9 एकम 9, 9 9 81 के एक हाथ में ये 9 3 27, 27 और 8 35, 2 9 18 हाथ में 2 3 6 7, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1 7 3 10 और 1 11, 11,329, 11,329, 11,329 ये आपका क्या होगा, ये आपका एलसीएम होने वाला है। और जो एचसीएफ आपका निकल के कितना आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया 1। तो इसको आप नोट कर लें। एक मिनट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे सवाल नंबर 30। सवाल नंबर तीसरे में बोला गया है 8 9 और 25। 8 9 25 की अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने। सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 5 हो जाएगा, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है, इन तीनों में एक भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना होने वाला है, इसका मतलब इनका एचसीएफ 1 होने वाला है, क्योंकि इनमें एक में भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है। अब इनका अपन देखेंगे एलसीएफ। एचसीएफ तो अपन ने निकाल दिया, तो एचसीएफ क्या होगा, बड़ी बड़ी घात लेनी है। तो 2 पे 3 की घात, 3 पे 2 की घात और 5 पे 2 की घात। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25। देखेंगे 25 अट्टे 200, 2 इनाम 1800। यही आपका क्या है, यही आपका एलसीएम है। यही आपका क्या है, यही आपका एलसीएम है। 1800 एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, 1। इस प्रकार से अपन ने तीनों हल कर लिए। आप इसको 1 मिनट देखना, फिर मैं साफ करने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों मेरी आपसे बार बार विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और चैनल को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें कहाँ कमी रह रही है और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये सब भी हमें बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल नंबर 4 जैसा कि बोल रहा है कि HCF 657 बराबर 9 दिया गया है, तो इसका एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। यही होता है, यहीं पर इस सूत्र को अपन रखेंगे। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या होने वाली है 697, और इसका जो HCF है वो 9 होगा और LCM अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM को अपन लिख लेंगे यहाँ, और 306 गुणे 657 बटे 9 कर देंगे। ठीक है, अब जब इसमें अपन भाग देंगे 9 से, तो 9 3 27, बचेंगे 3, 9 चौको 36, 9 चौको 36। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 34 गुणे 657, 657 गुणे 34 करेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे 4 7 के 28,
बच्चे यहाँ से लाई 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हाथ से लाई 2, 6 चौके 24, 25 और 1 26। फिर देखेंगे 30 हाथ 21 हाथ में आई 2, 3 5 15 16 17 की 7 हाथ में आई 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 7 6 13 की 3 हाथ में आई 1, 9 2 11 1 12 की 2 हाथ में आई 1 1 2, 22 338। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार से अपन को इन 4 में से कुछ कोई एक नहीं देगा और 3 संख्या दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ए बताइए या फिर ए बताइए। तो जैसा कि अपन ने इसको अपन ने हल कर लिया, 22 33 8 अपना क्या है, 22 33 8 अपना आंसर है। इसको आप लिख लें। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब जैसा कि सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये अपन को क्या करना है, अभी अपन को ज्ञात करना है क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 6 पे अगर n की घात है और n कोई संख्या क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसको अपन को लिखना है, इसी को अपन को करना है। यदि कोई संख्या अंक, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है, तो वह है कि अपन ने क्या लिखा, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है तो वह है 10 से, तो वह है 10 से विभाजित होगा। ये बिल्कुल सही बात है। यदि किसी, यहां पर आप इकाई कर लें, यदि लिखेंगे यदि कोई संख्या का इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि बाद में आपको इसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि 5 गुणे 2, एक बात और लिखेंगे, क्योंकि 5 गुणे 2, या दूसरे शब्दों में, ठीक है, और दूसरे शब्दों में लिखेंगे कि क्योंकि और 10 बराबर कितना होता है, 5 गुणे 2 होता है। तो अपन एक बात और लिखेंगे कि क्योंकि 10 है जो 10 5 और 2, 5 और 2 का मल्टीपल है, तो जो संख्या 10 से विभाजित होगी वो संख्या 5 से विभाजित होगी और वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अपन दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो 10 से विभाजित भी होगी, 5 से होगी और 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जब अपन 6 पे n का अभाज्य, 6 पे n का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये क्या होने वाला है, 2 × 3 पे n की घात, यही हो जाएगा। जब अपन 6 पे n की घात का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 6 का मल्टीपल 2 भी है और 3 भी है, तो 2 × 3 पे n की घात, सही बात है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब अपन तोड़ेंगे तो 2 पे n की घात × 3 पे n की घात, ये भी अपन लिख सकते हैं। ये सभी घातांकरणी के नियम है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इतना आप लिख लें, फिर इसके बाद मैं ऊपर लिखने वाला हूं। यहाँ पर मैंने अगर कट रहा हो तो आप फिर से देख लें कि 2 पे n और 3 पे n अपन ने अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे 2 और 3 तो आ गया दोस्तों, 2 और 3 तो आ गया है। अपन ने कहाँ तक कर लिया है, जहां तक अपन ने कर लिया है वहां पर 2 पे n और 3 पे n। अपन लिखेंगे 6 पे n के अभाज्य गुणनखंड, 6 पे n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अब देखिए यहां से अपना सवाल चालू होता है। उन लोगों ने बोला था कि 6 पे n की घात अगर 0 पर समाप्त हो सकती है,
हो सकती है, यही उनने पूछा था। पर अपन ने देखा कि जो 0 पर समाप्त होगी वो 10 से विभाजित अवश्य होगी, और जो 10 से विभाजित होगी वो 5 से और 2 से विभाजित अवश्य होगी। तो इसमें 2 तो आ गया, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अपन को 5 कहीं पर भी नहीं मिला है, इसलिए अपन लिखेंगे, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि 6 पे n 5 से विभाजित नहीं है। क्या लिखेंगे, 5 से विभाजित नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है कि 6 पे n की घात 2 से तो विभाजित है, लेकिन 5 से कतई विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिखें, और फिर इसके बाद अपन को लिखना है अंक गणित की। इसमें केवल थ्योरी है, और ये भी मैंने उदाहरण जब देखे उसमें से समझा है, और ये आपको लिखवा रहा हूं। अंक गणित की जो भी आधारभूत अंक गणित की जो भी आधारभूत प्रमेय है, ठीक है, आधारभूत जो अंक गणित की जो भी आधारभूत प्रमेय, ठीक है, आधारभूत की प्रमेय की अद्वितीयता, ठीक है, अंक गणित जो भी अपनी अंक गणित है उसकी आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित, इतना आप लिख लें, फिर मैं इसको मिटा के ऊपर लिखने वाला हूं। ठीक है, जो भी अपनी अंक गणित की जो भी प्रमेय है, ठीक है, अंक गणित का जो भी अपना प्रमेय है उनकी अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि, क्या कराती है, निश्चित कराती है कि 6 पे n, क्या कराती है, निश्चित कराती है कि 6 पे n के गुणनखंड, 6 पे n के जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं, 2 और 3 हैं, 2 और 3 हैं के 2 और 3 के अतिरिक्त। ठीक है, जो भी अपन ने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 पे n के गुणनखंड प्रमेय 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई, ठीक है, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई भी अपन को नहीं मिला है। ठीक है, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड, और कोई अभाज्य गुणनखंड अपन को देखने के लिए नहीं मिला है। अभाज्य गुणनखंड और कोई अभाज्य गुणनखंड अपन को देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, और कोई अभाज्य गुणनखंड अपने के लिए देखने के लिए नहीं मिला है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसके बाद में इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि एक लाइन और लिखनी है। ठीक है, तो हम अपन क्या लिखेंगे कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, ठीक है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे जो n है, 6 पे n अंक, ठीक है, 6 पे n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा। क्या लिखेंगे अपन कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर समझ में न आए तो वीडियो 2-3 बार देख लें, क्योंकि सवाल बड़ा था बहुत ज्यादा, तो बोर्ड पे हमें 2-3 बार मिटाना पड़ा है। ठीक है, तो आप इसको देख लें एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे सवाल नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इनने कुछ संख्याएं दे रखी हैं और ये अपन से पूछ रहे हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो हम इनको बता देते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। उसके पहले मैं चौक उठा लूं, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन सवाल नंबर 6, तो अपन को पता है कि भाज्य
संख्या के दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक भाजक होते हैं। दो से अधिक क्या होते हैं? भाजक होते हैं। कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो एक और स्वयं को छोड़कर उसका कोई दूसरा भाजक होगा। ठीक है, तो अपन पहली संख्या लिखेंगे। ठीक है, अपन पहली संख्या देख लेंगे कि ये भाज्य क्यों है, जिसमें हमने दिया है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। ठीक है, ये संख्या है। इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से अपन 13 लेंगे उभयनिष्ठ। 13 अपन ने लिए उभयनिष्ठ, अंदर क्या बचेगा? 7 गुणित 11 धन 1, यही बचने वाला है। ठीक है, यही बचने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुणित 11 7 77 धन 1। ठीक है, 13 गुणित 78। लीजिए, ये अपनी संख्या बन गई। अपन ने किया क्या है, पहले अपन ने यहाँ से 13 उभयनिष्ठ लिए, अंदर ये 13 निकल गया, ये एक बचा, क्योंकि इसमें 13 जाएंगे बाहर तो यहाँ एक बचेगा, क्योंकि ये धन में है। तो इसमें 11 7 77 हो गया, एक ये जुड़ के 78 हो गया। 13 अपने बाहर थे ही पहले से, तो यहाँ अपना 13 बचा। इस 78 को अपन और तोड़ दें तो 13 इंटू 6 हो जाएगा। 13 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है कुछ। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। इस लाइन को मैं साफ कर देता हूं। ये अपना सवाल है। ठीक है, अपन को क्या लिखना है? अतः इस प्रकार, ठीक है, क्या लिखना है? इस प्रकार, इसको लिखना है इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक हैं। कौन कौन से हैं? 13, 1 और 6। ठीक है, दो से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या लिखा मैंने? अतः इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक हैं। 13 भी है, 1 भी है, 6 भी है, इसलिए हम भाज्य संख्या, अरे क्या लिख दिया यार, इसलिए हम भाज्य संख्या इसको अपन काट देंगे हैं। इसलिए यह, हम नहीं लिखना था, यहाँ यह लिखना है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या का क्या लिख जाता है यार। ठीक है, अतः इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक हैं। 13, 1, 6, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये यहाँ पर लिखा है, आप देख लें, क्योंकि अभी अपन को दूसरी संख्या भी चेक करनी है। ठीक है, अपन दूसरी संख्या लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गई है, और दूसरी भी समझ लीजिए क्या है इसमें। ठीक है, दूसरी संख्या में बोला गया है 7 6 5 4 3 2 1 धन 5। ठीक है, इसमें भी अपन को क्या करना है, यहाँ से अपन 5 लेंगे बाहर। 5 कहाँ ले लिए मैंने? 5 माइनस ले लिए। तो यहाँ 7 6 4 3 2 1 धन 1, ये यहाँ पर शेष फल बचा है। ये यहाँ पर क्या बचा है? ये यहाँ पर शेष बचा है। ठीक है, तो ये 5 तो जैसे का तैसा है। अपन को इनकी गुणा करनी है, तो 2 3 6, 6 चौको 24। तो यहाँ पर अपन 42 इंटू 24 करके देख लेते हैं। देखो 7 चौके 42, 2 3 6, 6 चौको 24। ठीक है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, हाथ में आई 1, 4 दूनी 8 अरे 9, 8 6 4 10 का 0 हाथ में आइए। ये कितना आ गया? यहाँ पर 1008 और धन 1। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर कितना अपन ने 5 माइनस लिया, अंदर ये शेष फल बचा। ठीक है, इनकी गुणा की 1008 आ गया, और धन में 1 है ही, तो ये कितना? 5 गुणित 1009, ये क्या हो गया? इसका हल हो गया। ठीक है, अब अपन इसमें भी लिखेंगे कि इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं दो से अधिक भाजक? 1 है, 5 है
और 1009 है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, 1 है, 5 है, 1009 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या लिखा है, अगर समझ में ना आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 1, 5, 1009, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपकी सवाल था, ये आप मैंने करवा दिया, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, जिसमें अपन को करना है सवाल नंबर 7। ठीक है, इसमें बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये कोई वृत्ताकार पथ है जिस पर इस मैदान को एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया नाम की लड़की है, जिसे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में कितने 18 मिनट लगते हैं। और एक भाई साहब अपने रवि हैं, जिनको एक चक्कर लगाने में, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, उन दोनों ने एक ही स्थान से एक ही समय पर क्या किया, एक ही दिशा में चलना शुरू किया। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अपन को इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्योंकि जब रवि एक चक्कर मार देगा, ठीक है, इसको 12 मिनट, फिर 18 मिनट में ये एक चक्कर मारेगी। रवि 24 में 2 मार देगा, ये 36 में 2 मारेगी। जब तक रवि 36 में कितने चक्कर मार देगा, 3 चक्कर मार देगा, और ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अपन देखेंगे कि इनका अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब 18 ये अपन अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से 2, 2, 3। ठीक है, ये 9 के अभाज्य गुणनखंड नहीं 18 के हैं। वहां पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर से 3, 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 पे 2 की घात ले लेंगे, यहाँ पर 3 पर 2 की घात ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर से 2 लेंगे, यहाँ पर से 2 ले, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 मिनट बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल करके ही बता दिया। 36 मिनट बाद क्या होगा, वे दोनों फिर उसी स्थान पर मिल जाएंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि रवि तब तक 3 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया ने अभी सिर्फ 2 चक्कर लगाए होंगे। फिर 6 चक्कर बाद होगा ऐसा, जब रवि फिर एक साथ मिलेंगे। जब रवि के 6 चक्कर हो जाएंगे और सोनिया सिर्फ 4 चक्कर लगा पाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।